बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 10, और लेक्चर नंबर 10 कवर करेगा चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का नाम है रिमोट एक्सेस सर्विसेज और सर्वर और नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन। ठीक है, ये दो सर्वर्स हैं हमारे पास जिनके बारे में हम देखेंगे आज, और उसके बारे में थोड़ी सा प्रैक्टिकल भी करेंगे, थोड़ा सा नहीं, अच्छा सा प्रैक्टिकल करेंगे, और फिर देखते हैं कि आप लोगों को समझ आती है या नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं रिमोट एक्सेस सर्विसेज। रिमोट एक्सेस सर्विसेज से क्या मुराद है? अगर आपके सामने कोई ये नाम लेता है रिमोट एक्सेस, तो आपके जहन में सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि एक बंदा दूर बैठा हुआ है और वो किसी चीज़ को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपके जहन में ये बात आती है तो बिल्कुल ठीक आती है कि आपके पास एक बिल्डिंग है या एक ऑफिस है, ठीक है, या आपका हेड ऑफिस है, या कोई डिफरेंट कॉन्टिनेंट है, या डिफरेंट कंट्री है, या डिफरेंट प्रोविंस है, और आप टेली कम्यूटर हैं, या अभी अगर आप रीसेंट वर्ल्ड की बात करें या रीसेंट मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो आपके जहन में आता है वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर जो बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है वो यही कि ये जो वर्क फ्रॉम होम है ये अच्छा है या बुरा है। ठीक है, इस पे कुछ डिबेट्स भी हैं, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि भाई बंदा अपने घर के अंदर बैठ के ही अपने ऑफिस को डायल करता है और वहाँ पे बैठ के काम करता है, ना ऑफिस आने की झंझट, ना ऑफिस को बिजली के बिल भरने की झंझट, ना ट्रांसपोर्टेशन की झंझट, ना पार्किंग स्पेस अरेंजमेंट के मसले। तो बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं, मगर उसके अलावा भी फिर कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन के इशू होते हैं। मगर जो एडवांस ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो जो टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस के साथ तेज़ी के साथ एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, तो उनके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है इस कॉल्ड अ हॉट डेस्क। ठीक है, आप में से मेरे ख्याल में किसी को अंदाज़ा भी होगा। ठीक है, वो ये कैसे मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का इत्तेफाक हुआ, उसके कोई 6 रीजनल ऑफिस थे। ठीक है, तो छः रीजनल ऑफिस आर द वन दैट इंक्लूड हेड ऑफिस एज वेल। ठीक है, उसके अंदर एक हेड ऑफिस भी था। तो मैं क्या करता था, मुझे एक पीसी या एक सिस्टम उन्होंने लैपटॉप दिया हुआ था, और उस लैपटॉप को लेके मैं हेड ऑफिस, रीजनल ऑफिस, कहीं पे भी अगर कभी मुझे साइट पे जाना पड़ता था, किसी भी एक हॉट डेस्क पे बैठ जाता था। ठीक है, उसके ऊपर बकायदा लेबल लगा होता है। ठीक है, और उसके दरवाजे के बाहर जो सा है उन्होंने एक वाइट बोर्ड टाइप का एक चीज़ लगाई होती थी, लेबल लगाया हुआ था। तो आप अपना मार्कर उठाओ और यहाँ पे लिख दो जी, अपना नाम लिख दो, और उसके अंदर ऑप्शन होती थी अ, अपनी एक्सटेंशन नंबर लिखने का या डेजिग्नेशन लिखने का। तो ऑफिस के टेबल की शक्ल ऐसी सी होती थी कि एक टेबल है, यहाँ पर आपका वो आईपी फ़ोन पड़ा हुआ, और यहाँ आपने अपना लैपटॉप लेके बैठ गए हैं, और आईपी फ़ोन पे आप अपना लॉगिन कर दो, तो आपकी जो एक्सटेंशन थी, मसलन 3312 मेरी एक्सटेंशन है, तो वो एक्सटेंशन टेलीपोर्ट हो जाती थी। ठीक है, तो जब भी किसी ने 3312 पे डायल करना है तो वो डायल करता था। ठीक है, और अगर मेरा आउटसाइड ऑफिस का जो नंबर था वो भी मूव हो जाता था। तो इट्स अ ब्रिलियंट थिंग दैट वी टॉक अबाउट। एनीवे, तो ये सारी बहस तो वैसे ही फजूल की है। तो इन शॉर्ट ये कि रिमोट एक्सेस से मुराद है कि आप अपने ऑफिस नहीं आए मगर फिर भी आप अपने ऑफिस में हो। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम मेनली, या किसी यूज़र ने रिमोटली डायल इन करना है किसी सर्वर के अंदर, तो वो अपनी टेलीफोन लाइन के ज़रिए उसके अंदर कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड रिमोट एक्सेस सर्विसेज। और अगर आप लोग थोड़ा सा अरसा पहले की बात करें, लाइक 5-6 साल पहले की बात करें, तो वी आर टॉकिंग अबाउट टेलीफोन लाइन्स ओनली। ठीक है, टेलीफोन लाइन ओनली, पीएसटीएन नेटवर्क जिससे में आईएसडीएन वगैरह आते थे। ठीक है, तो आपने क्या किया, घर से अपने लैपटॉप से वो 56 kbps का जो मॉडेम है, ठीक है, उस टाइम तो बड़ी टेक्नोलॉजी होती थी। ठीक है, उससे आप अपने हेड ऑफिस के रेस सर्वर में, रिमोट एक्सेस सर्वर में डायल इन करते थे। वो आपसे यूज़र नेम पासवर्ड मांगता था और आप उसे एक्सेस करते थे। ठीक है, तो रिमोट एक्सेस सर्विसेज के दो टाइप्स हैं। वन इज़ कॉल्ड अ वीपीएन एक्सेस, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क अब एक ऐसा नेटवर्क है जो आपको आपके हेड ऑफिस से कनेक्ट कराता है, मगर बीच में जो लाइन है वो टेलीफोन की 56 kbps की लाइन नहीं रही, वो अब आपका इंटरनेट हो गया। ठीक है, तो जिस तरह ही आप इंटरनेट की बात करते हो तो बहुत सारे लोग जो है उन ऐसे करते हैं जैसे बिजली का झटका लग गया, और वो बिल्कुल ठीक करते हैं। ठीक है, मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा, शायद मैं भी उन्हीं में से हूँ
कि अगर इंटरनेट पे डाटा जा रहा है, मैं अपने ऑफिस के साथ काम कर रहा हूँ और ऑफिस की एक्सपेंस शीट या कोई ट्रेड सीक्रेट या ऑर्गेनाइजेशन की कोई स्ट्रेटेजी है वो जा रही है और किसी ने उसको ईव्स ड्रॉप कर लिया, ईव्स ड्रॉप से मुराद उसमें से डाटा निकाल लिया, तो वो आपके लिए मसला बन जाएगा। आपके लिए तो क्या मसला बनेगा, आपकी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा मसला बनेगा। ठीक है, आप तो सिर्फ सैक लेटर लेके चले जाएंगे, फिर कंपनी उसके ऊपर बाकी मसले उसके हल करेगी। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम लोगों ने कहा कि अच्छा इस डाटा को हम ऐसा करते हैं कि एक टनल के अंदर डाल देते हैं और उस टनल के ऊपर जो है ना सिक्योरिटी लगा देते हैं। ठीक है, यानी उसे इनक्रिप्ट कर देते हैं। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो आज का मॉडर्नाइज रिमोट एक्सेस सर्विसेज है। ठीक है, और दूसरा टाइप जो सा था वाज द डायल अप रिमोट एक्सेस सर्विसेज, कि मैंने अपने घर से टेलीफोन से डायल किया और डायरेक्ट हेड ऑफिस डायल किया हुआ, उसके बीच में इंटरनेट नहीं आता। ठीक है, अब वीपीएन, जब मैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की बात करता हूँ तो उसके अंदर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है ऑथेंटिकेशन। ठीक हो गया, ऑथेंटिकेशन क्या कि जब मैं अपने रिमोट एक्सेस सर्वर से कनेक्ट करूँगा, ठीक है, यूजिंग वीपीएन और कुछ भी, ठीक है, यूजिंग डायल अप भी कर सकता हूँ, डायल अप यानी टेलीफोन लाइन। ठीक है, तो मेरे पास जो से 3 4 5 डिफरेंट ऑथेंटिकेशन प्रोसेसेस हैं। ठीक है, द बेस्ट प्रोसेस जो है, जो आजकल के टाइम के मुताबिक बेहतर समझा जाता है, इस कॉल्ड EAP, एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या करता है, इसके लिए आपको स्मार्ट कार्ड चाहिए होता है। स्मार्ट कार्ड इस सॉर्ट ऑफ आपका ATM कार्ड की तरह का कार्ड होता है, या फिर आपको डिजिटल सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, डिजिटल सर्टिफिकेट्स क्या हैं अभी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में नहीं है मगर किसी दिन आगे लेक्चर में आएगा। वो मैं देख रहा था MCITP की जो रिसेंट आउटलाइन जो वर्जन 2 की है उसके अंदर डिजिटल सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी जब हम पढ़ेंगे तो फिर इन शॉर्ट ये कि डिजिटल सर्टिफिकेट इज़ द लेटेस्ट ट्रेंड, न्यू बिग थिंग। ठीक है, न्यू बिग थिंग। ठीक है, न्यू नहीं कह सकते मगर इज़ अ बिग थिंग। ठीक है, डिजिटल सर्टिफिकेट, जिस तरह आप के पास सर्टिफिकेट होता है जो वेरीफाई कर रहा है, ठीक है, ऐसे आपको एक पंजाब यूनिवर्सिटी से डिग्री मिली है, उस पर पंजाब यूनिवर्सिटी का लोगो है, तो आप किसी को भी दिखाएंगे, अगर किसी के पास भी पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री है तो वो अपनी डिग्री आपकी डिग्री के साथ रख के देखेगा, हाँ पंजाब यूनिवर्सिटी का ही लोगो है, ठीक है, वैलिड डिग्री है। ठीक है, सॉर्ट ऑफ समथिंग लाइक दैट। ठीक है, उसके बाद एक और टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल इज कॉल्ड अ माइक्रोसॉफ्ट चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। चैलेंज हैंडशेक करता है, म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन है कि आप अपना यूज़र नेम, वो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछता है, आप उसे यूज़र नेम पासवर्ड पूछते हो तो वो आपको एक्सेस टोकन दे देता है। और ये भी बेहतर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है, बल्कि इसके अंदर एक अच्छी चीज़ ये है कि आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड जब ट्रांसफ़र होता है इस सॉर्ट ऑफ एन एनक्रिप्टेड फॉर्मेट। ठीक है, उसके बाद तीसरी टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन जी, ये जो अब जो नीचे की तीन है इनको कोई नहीं यूज़ करता, बल्कि अभी ये माइक्रोसॉफ्ट चैप वर्जन 2 भी का भी एक क्रैक आया है, मगर अभी भी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है। ये ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली क्रैकेबल है, मगर इसके अंदर एक वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई हुई है रिसेंटली। अगर मैं उस पर बात करना शुरू कर दूँ वुड बी अनदर लेक्चर, और वो हम MCITP के ट्रैक से हट जाएंगे। ठीक है, तो आप ये समझ लें कि ये EAP, TLS और MS चैप वर्जन 2 आजकल यूज़ होते हैं। ये जो बाकी जो तीन हैं, चैप, MS चैप का पुराना वर्जन है, ठीक है, MD5 हैशिंग करता है। हैशिंग क्या कि आपने ये सारे लेटर को एक फ़िल्टर के अंदर डाला, ठीक है, एक मशीन के अंदर डाला और उसने यहाँ से आपको कुछ ये कोड निकाल के दे दिया, X5213*123। ठीक है, ये आपका हैश वैल्यू है। ठीक है, आप लोग अक्सर जब वेबसाइट से कुछ चीज़ें डाउनलोड करते हैं तो हम उसके अंदर देखते हैं कि हैश वैल्यू है, तो आपको ये क्या बताती है कि अथेंटिकेट हो रहा है कि अच्छा ठीक है, ये जो डाटा पड़ा वैसे किसी ने मॉडिफाई नहीं किया, मगर ये इंक्रिप्शन प्रोवाइड नहीं करता चैप। ठीक है, ये शिवा पासवर्ड अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल थोड़ी सी इंक्रिप्शन देता था। फिर उसके बाद पासवर्ड अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, ये क्या करता है, आपका यूज़र नेम या पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन प्लेन टेक्स्ट में जाने देता है। ठीक है, अगर आपने वो वायर शार्क टाइप का कोई सॉफ्टवेयर लगाया हुआ और आप सारी इन्फॉर्मेशन सेव कर रहे हो तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि उसके अंदर पासवर्ड क्या है। मेरा नहीं ख्याल आज की दुनिया के अंदर कोई इस तरह के 2 या ये 3 प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहा होगा। ये इजीली क्रैकेबल है, इजीली ब्रेकेबल है, कोई इसे यूज़ करना पसंद नहीं करता। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब आ जाता है VPN प्रोटोकॉल्स। VPN प्रोटोकॉल्स क्या है? ठीक है, मैं याद है अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बनाई थी। ठीक है, अगर आपको वो समझ आई हो कि ये इंटरनेट का क्लाउड है, ये मैं घर में अपने लैपटॉप पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, और ये मेरा हेड ऑफिस है। ठीक है, ये हेड ऑफिस है, ठीक है, खिड़कियाँ, हेड ऑफिस से ज़हन में आता है शीशे की कोई बिल्डिंग होगी, ठीक है, उसके अंदर जो से हैं बड़े एग्जेक्टिव्स बैठे होंगे। एनीवे, ठीक है, तो ये आपका हेड ऑफिस है। अब आपने यहाँ पे डायल करना है, तो मैंने कहा था जब हम इंटरनेट से डायल करते हैं
तो हमारा डाटा सिक्योर नहीं होता। तो हमने क्या सोल्यूशन निकाला, हमने सोल्यूशन ये निकाला कि हम इसको इस डाटा को एक टनल के अंदर भेज देंगे, ठीक है, और इस टनल को कोई भी ब्रेक नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो दैट इज़ इनक्रिप्टेड टनल, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई बैडी हैकर बैठा हुआ है, ठीक है, उसकी मूछें बना दी हैं, ठीक है, और वो यहाँ से इसको स्निफ करना चाह रहा है, तो उसको डाटा तो मिलेगा, मगर वो सारा मडल्ड अप होगा, यानी इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा, वो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो इससे आगे चलते हैं। तो इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल में सबसे पहला प्रोटोकॉल पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये आपका टीसीपी की 1723 पोर्ट यूज़ करता है और ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने इनिशियली बनाया, ठीक है। उसी टाइम जिस टाइम ये बन रहा था उसी टाइम सिस्को जो सा है एक प्रोटोकॉल बनाई थी। सिस्को एक अलग कंपनी है, ठीक है, जो L2F लेयर 2 प्रोटोकॉल बना रही थी, ठीक है। तो इन दोनों ने प्रोटोकॉल बनाया मगर वो इतना अच्छा नहीं था, तो इन दोनों ने फिर मिल के, आप डिपेंड करता आप किससे बात कर रहे हो, ठीक है, इन दोनों ने मिल के एक प्रोटोकॉल बनाया, इसका ऑर्डर L2TP लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। ये जौन सा है ये प्रोटोकॉल इन्होंने कहा अच्छा यार ये हमको स्टैंडर्डाइज नहीं करते, इसको हम ऐसा करते हैं कि हर बंदा यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो इन्होंने इस चीज़ को ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना दिया, नॉट अ राउटिंग प्रोटोकॉल, वीपीएन प्रोटोकॉल, ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना दिया। और ये इंक्रिप्शन को सपोर्ट करता था, और इसमें ये किस किस्म की इंक्रिप्शन को सपोर्ट करता था, ये आईपीसेक के फ्रेमवर्क को यूज़ करता था। आईपीसेक का फ्रेमवर्क कैसा सा होता है, आईपीसेक के फ्रेमवर्क के बारे में मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। आपको पता है ड्रिल मशीन होती है, ठीक है, लेट मी ट्राई टू मेक इट, ठीक है, कुछ ऐसी सी ड्रिल मशीन होती है, ठीक है, उसके ऊपर आगे बिट्स लगी होती है, बर्मे जिसे हम कहते हैं, ठीक है, एक बिट, उसके बाद उसके आगे ऐसी सी बिट लगी होती है, कुछ लोग ऐसी सी बिट पसंद करते हैं, ठीक है। तो डिपेंड आपने उससे कैसा सा काम लेना है, तो आपके पास 3-4 बिट्स होती हैं। तो फ्रेमवर्क आईपीसेक का क्या है कि उसमें आप डेस भी लगा सकते हो, 3 डेस भी लगा सकते हो, आप में उसके अंदर AES भी लगा सकते हो। हर दफ़ा आप बेस्ट इंक्रिप्शन की तरफ नहीं जाते, डिपेंड करता है आपको कौन सी इंक्रिप्शन कहाँ चाहिए होती है, ठीक है। अगर आप हर दफ़ा बहुत बेस्ट इंक्रिप्शन AES 256 बिट्स के ऊपर चले जाओ, दैट्स द बेस्ट इंक्रिप्शन वी हैव, 256 बिट्स के ऊपर चले जाओ, तो वो आपको क्या नुकसान देगी, उसका नुकसान ये होगा कि आपकी CPU यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपने किसी हैंड हेल्ड डिवाइस जिसके अंदर प्रोसेसिंग यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, आपने उसमें वो इस्तेमाल करनी, तो आपके वो किसी काम नहीं आएगी, ठीक हो गया। तो इसके बाद इसके लिए फिर आपको जो सा है, अगर आपने ये इंक्रिप्शन चलानी है, ठीक है, और आपके मज़े की बात ये है कि L2TP की जो इंक्रिप्शन या VPN प्रोटोकॉल है, ये आपका IP वर्जन 6 के कंपेटिबल भी है। अगर आपके पास IP वर्जन 6 है तो वो भी यूज़ कर सकते हो आप। और अगर आपने ये चलानी है तो आपको अपनी फायरवॉल पे TCP 1701 और UDP का 500 पोर्ट को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बगैर ये नहीं चलेगी, ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है कि अगर आप से फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑर्गेनाइजेशन की ये फायरवॉल है, ठीक है, ये फायरवॉल मैंने बना दी, इसके बाहर कोई इंटरनेट लगा हुआ है और इसके पीछे कोई डाटा सर्वर पड़ा हुआ है, तो अगर आपने यहाँ पे VPN स्टैब्लिश करना है, ठीक है, और आप भी एक और ऑर्गेनाइजेशन में बैठे, चलो यूँ कर लेते हैं, ठीक है, तो आप एक इस ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए और आपने अपने जो है लैपटॉप से इधर टनल बनानी है यूजिंग L2TP, तो आपको इन फायरवॉल्स पे ये पोर्ट्स ओपन करनी पड़ेंगे। कुछ दिनों के बाद आपको पता चलता है भैया ये तो एडमिनिस्ट्रेटर जो यहाँ का फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर वो बड़ा सख्त आदमी है, तो वो आपको ऐसे नहीं करने देता। वो कहता है भैया मैंने पोर्टें ओपन नहीं करनी, ठीक है, वो कोई बहुत सेंसिटिव किस्म का आदमी है, वो कहता है भाई मैं पोर्ट नहीं ओपन करूँगा। तो उसके लिए अब माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 2008 वर्जन 2 के अंदर आपको एक ऑप्शन दी है STP, सिक्योर सॉकेट टनलिंग प्रोटोकॉल। STP क्या है? STP कोई नई इन्वेंशन नहीं है, ठीक है, ये एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इस्तेमाल हुई है। ये आपके PPP प्रोटोकॉल को यूज़ करता है ओवर SSL, ठीक है। अगर आपको SSL का पता है, इज़ सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है, ये आपकी HTTPS टाइप की इंक्रिप्शन होती है। अगर आप कभी भी इंटरनेट बैंकिंग करते हो तो आप देखते हो आपने जो वेब पेज खोला है तो वो HTTPS हो जाता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सिक्योर होता है, वो आपके दरमियान सिक्योर इंक्रिप्शन सेशन ओपन कर देता है। तो इस चीज़ के लिए आपको फायरवॉल पे कोई स्पेसिफिक पोर्ट नहीं खोलनी पड़ती, बल्कि आपकी 443 जो फायरवॉल पे नॉर्मली ओपन होती है, मुझे नहीं याद कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसने 443 ओपन ना की हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेंटागन सॉर्ट ऑफ थिंग, मुझे नहीं पता उन्होंने ओपन की या नहीं।
तो SSTP प्रोटोकॉल उस चीज़ के लिए यूज़ होता है, माइक्रोसॉफ्ट 2008 ने उसे इन्वेंट किया। फिर उसके बाद एक और प्रोटोकॉल है, इसका द VPN प्रोटोकॉल इज कॉल्ड आइक, इंटरनेट की एक्सचेंज प्रोटोकॉल, इसका वर्जन 2 चल रहा है। ठीक है, ये क्या होता है कि अगर आप VPN ये आपने कनेक्ट किया और आपका ये VPN थोड़ी देर बाद डिस्कनेक्ट हो गया, तो इसमें ये कैपेबिलिटी है, आपका VPN दोबारा रिकनेक्शन कैपेबिलिटी है, आपको डायल किए बगैर दोबारा रिकनेक्ट कर देगी। ठीक है, इसका रिकनेक्शन कैपेबिलिटी। ठीक हो गया। ये 3-4 टाइप के VPN प्रोटोकॉल्स थे। ठीक है, और अब इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है, इस कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस VPN। ठीक है, इट्स नॉट अ डायरेक्ट एक्सेस VPN, इज सिंपल कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस क्या चीज़ होती है? डायरेक्ट एक्सेस, बल्कि मैं इतनी देर अपने सर्वर के साथ सेशन भी इस्टेब्लिश कर लूँ। ये सर्वर मेरा आजकल थोड़ा स्लो हुआ है, पता नहीं नाराज़ है मेरे से मेरे ख्याल में। एनीवे, तो डायरेक्ट एक्सेस VPN क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि पहले जिस तरह जितने ऊपर मैंने VPN बताए हैं वो ये था कि ये मेरा लैपटॉप है और ये कहीं मैं आके बैठ गया हूँ। ठीक है, ये मेरे नोज़ भी है, स्माइली फेस। ठीक है, एनीवे, तो मैं आके बैठ गया हूँ यहाँ पे। अब मैंने जब इसको कनेक्ट करना है तो मैंने जाके एक स्पेसिफिक आइकन को कनेक्ट करना है, या आपने एक्सप्लोरर में कुछ खोलना है HTTPS और ब्ला ब्ला, और फिर ये जाके अपने लैपटॉप को इंस्ट्रक्ट करेगा और ये लैपटॉप मेरे हेड ऑफिस के सर्वर्स के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस VPN जो, या डायरेक्ट एक्सेस जो है, मैं बार बार इसे VPN कह रहा हूँ, डायरेक्ट एक्सेस जो है इज़ ऑलवेज ऑन। जिस तरह ही आपने कंप्यूटर ऑन किया, ये खुद ब खुद ही अपने हेड ऑफिस से जाके कनेक्ट हो जाएगा और ये बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर लेगा। ठीक है, इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्ट एक्सेस फीचर लाना पड़ता है और इसके लिए आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ती हैं, लाइक डिजिटल सर्टिफिकेट सर्वर और इस तरह की चीज़ें। इसीलिए अभी इसको मार्केट के एडॉप्शन का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, मगर अल्टीमेटली लोग इस पे चले जाएंगे। उसका फ़ायदा ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हर बंदा जो है वो टेकी नहीं होता, टेक्निकली एक्सपर्ट नहीं होता। तो उस चीज़ को डील करने के लिए, उस चीज़ से बचने के लिए कि आप लोगों की टेक्निकल क्यूरीज, तो आप उनके सिस्टम पे डायरेक्ट एक्सेस इंस्टॉल कर दें और वो आपके सर्वर के साथ कम्युनिकेट करेगी। ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये विंडोज़ 7 के अंदर और 8 के अंदर फीचर है, विस्टा के अंदर मेरे ख्याल में सर्विस पैक के साथ है ये फीचर। ठीक हो गया, बट दैट्स नॉट अ टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ये आज की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग थी। ठीक है, तो एक्चुअली जो चीज़ है वो ये कि आपको आज मैंने रिमोट एक्सेस सर्विसेज दिखाता हूँ कि रिमोट एक्सेस सर्विसेज काम कैसे करती हैं और उसको कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक रिमोट एक्सेस सर्वर बनाएंगे। एक्चुअली वही जो मेरा सर्वर है उस पे जाएंगे और उस पे रिमोट एक्सेस सर्विसेज इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, और फिर हम अपने कंप्यूटर से उस सर्वर के साथ VPN इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, SSTP VPN डायरेक्ट एक्सेस आपकी बुक ने उसका प्रैक्टिकल नहीं करवाया हुआ, मगर आप ये कन्फिगर कर सकते हो, मगर आपको पूरा MCITP कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि SSTP टनल के अंदर आपको डिजिटल सर्टिफिकेट सर्वर चाहिए और जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़ा। तो मैं अभी कनेक्ट करता हूँ सर्वर के साथ और देखते हैं कि सर्वर अब हमें कन्फिगर करने देता है या नहीं। अच्छा जी, मैंने रिकॉर्डिंग बीच में थोड़ी देर के लिए पॉज की थी क्योंकि सर्वर बहुत स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है, आई डोंट नो। तो अगर आपने रिमोट एक्सेस सर्विसेज इंस्टॉल करनी है तो मैं आपको वही बता दूं, ठीक है, कि सर्वर मैनेजर के अंदर जाके, ठीक है, और उसके बाद नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्विसेज के अंदर जाके आपने इंस्टॉल करनी होती है। ठीक है, नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्विसेज। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल की है क्योंकि आज हमने नेटवर्क पॉलिसी सर्वर और रिमोट एक्सेस सर्वर दोनों पढ़ने हैं। तो जब आप ये इंस्टॉल कर दोगे तो आपके पास ये यहाँ पे रोल्स के अंदर नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्वर आ जाएगा और उसके अंदर NPS एंड राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज आ जाएंगी। ठीक है, और आप ये देख रहे हो कि ये रेड कलर में आ रही हैं आपके पास। ठीक है, तो आपको इसको पहले एनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप एनेबल करेंगे तो ये आपसे एक विजिट मांगेगा। ठीक है, तो कन्फिगर एंड एनेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज को जब आप कन्फिगर करते हैं तो आप इसको राइट क्लिक करके एनेबल करते हैं, कन्फिगर करते हैं, एनेबल एंड कन्फिगर, और उसके बाद ये एक विजिट रन करेगा जो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक हो गया, तो अभी हम वेट करते हैं। वेलकम टू राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सेटअप विजिट।
हमने नेक्स्ट किया। ये अब आपसे पूछ रहा है कि आपने क्या क्या कॉन्फ़िगर करना है। इसके अंदर आप इस सर्वर को एज अ नेट सर्वर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन ये होती है कि आपके नेटवर्क के, आपके जो लोकल प्राइवेट नेटवर्क है उसके आईपी एड्रेसेस को लेता है और आपको पब्लिक आईपी एड्रेसेस में कन्वर्ट कर देता है उसे, ठीक है। इसके बारे में हम फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे कि नेट फीचर्स होते क्या हैं, ठीक है। वो हमारे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक है और इट्स मोर ऑफ द नेटवर्किंग रिलेटेड स्टफ, ठीक है, मगर आपको पता होना चाहिए। ये आपके कंप्यूटर को ऐसे भी कॉन्फ़िगर कर सकता है कि आपका कंप्यूटर एज अ राउटर काम कर रहा हो, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको रिमोट एक्सेस डायल अप वीपीएन सर्वर के तौर पे कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ इस टाइम, ठीक है। आप कस्टम कॉन्फ़िगरेशन अगर सेलेक्ट करो तो आपको ये फर्दर फीचर दे सकता है। लाइक आप कस्टम कॉन्फ़िगरेशन में चले जाए तो ये आपको वीपीएन सर्वर करना चाहते हैं, आपको एज ए लैन राउटर, यानी आपके नेटवर्क के अंदर दो नेटवर्क चल रहे हैं, एक 10 का नेटवर्क चल रहा है, एक 20 का नेटवर्क चल रहा है। आप इसको ऊपर दो लैन कार्ड्स लगा के इसको एज अ राउटर लगा सकते हो, मगर मैंने कहीं पे लगा हुआ नहीं देखा, ठीक है। तो क्योंकि सिस्को के राउटर्स नॉर्मली चीप मिल जाते हैं, ठीक है। आज आज हम जो कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं रिमोट एक्सेस सर्वर एज अ कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं ताकि क्लाइंट हमारे आके लॉगिन कर सकें, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है एज अ वीपीएन सर्वर कॉन्फ़िगर करना है या एज अ डायल अप सर्वर कॉन्फ़िगर करना है। मैंने कहा एज अ वीपीएन सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि कौन से इंटरफेस को एज अ रिप्रेजेंटेशन लेयर शो कराना है कि यूज़र किस इंटरफेस से आके कनेक्ट हो। मैंने कहा 192.168.1.1 को लगा दो, ठीक है। नॉर्मली आपके पास 2 3 4 डिपेंडिंग अपॉन द कार्ड, ठीक है। अच्छा, ये चेक बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लैब भी कर रहे हैं तो आपने इस चेक बॉक्स को एनेबल नहीं करना। उसकी वजह ये क्या है कि अगर आप इस चेक बॉक्स को इनेबल कर दोगे तो वो क्या करेगा, इनेबल सिक्योरिटी ऑन द सिलेक्टेड इंटरफेस बाय सेटिंग अप स्टैटिक पैकेट फिल्टर, वो उसके ऊपर फ़िल्टर लगा देगा। फिर आप ना उस सर्वर को पिंग कर सकोगे ना कुछ और कर सकोगे। अगर आपने उस सर्वर को एज अ लैब सर्वर यूज़ करना है, ठीक है, और आपने उसके ऊपर वेब सर्वर भी चलाया और बहुत सारी चीज़ें चलाई, वो सारा कुछ ब्लॉक कर देगा। अगर आप, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आप इसके ऊपर L2TP टनल कन्फिगर कर रहे हो तो वो सिर्फ TCP 1701 और UDP 500 पोर्ट को इनेबल करेगा, बाकी हर चीज़ बंद कर देगा, ठीक है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं शुरू में पढ़ रहा था, टेस्टिंग कर रहा था इस सर्वर की, तो मैंने गलती से ये इनेबल कर दिया, ठीक है। मुझे अच्छी तरह याद है, ये मेरे ख्याल में पुराने वर्जन्स में भी था और मैं बड़े अरसा इस चीज़ को ट्रबल शूट करता रहा। बाद में पता चला कि भाईजान आपने ये चेक बॉक्स इनेबल किया हुआ था, तो आप बी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है। मेरे ख्याल में इसके ऊपर एग्जाम में कोई ट्रबल शूटिंग का क्वेश्चन भी आता होता है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि आपने आईपी एड्रेसेस, जो यूज़र आपसे वीपीएन से आके कनेक्ट करेगा, आपने उसको आईपी एड्रेस तो देना है ना। आईपी एड्रेस के बगैर तो वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो प्लीज़ स्पेसिफाई द आईपी एड्रेस। एक ऑप्शन हो सकता है कि आप एज एन ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस आप कहो कि भाई डीएससीपी सर्वर असाइन करेगा, एक आप कहो नहीं यार मैं खुद दूंगा, ठीक है। और आप खुद कहते हो कि भाई मैं चाहता हूँ वो उसको यूज़र को 1.1.1.100 से लेके कितने यूज़र होने चाहिए, मैंने कहा यार बस 10 यूज़र बहुत है मेरे पास, तो वो खुद ब खुद आपका एंडिंग आईपी एड्रेस कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। ये आईपी एड्रेस देना चाहते हो आप। आपने कहा जब भी कोई यूज़र मेरे पास वीपीएन पे कनेक्ट हो यूजिंग राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज तो ये काम करे, ठीक है। आपने उधर नेक्स्ट किया, वो से आपसे पूछता है रेडियस सर्वर कि यूज़र नेम और पासवर्ड कहाँ से वेरीफाई करें। मैंने कहा यूज़र नेम और पासवर्ड वेरीफाई जो से एक्टिव डायरेक्टरी से करवा लेंगे, अभी मुझे मेरे पास कोई रेडियस सर्वर नहीं है। रेडियस स्टैंड्स फॉर रिमोट एक्सेस एंड डायल इन यूज़र सर्वर, ठीक है। वो क्या करता है कि यूज़र नेम और पासवर्ड्स अपने पास इकट्ठे किए होते हैं और जब यूज़र एक्सेस करता है तो वो वेरीफाई करता है कि उसका यूज़र नेम और पासवर्ड ठीक है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे थर्ड पार्टी टूल्स भी मिलते हैं और माइक्रोसॉफ्ट का अपना 2003 के अंदर IAS सर्वर था, ठीक है। अब उसके नए वर्जन में क्या है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। आपका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन फिनिश होगी, आप यहाँ पे फिनिश का बटन दबाएं, ये आपकी राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्वर को कॉन्फ़िगर कर देगा और उसके बाद आपने बस क्लाइंट एंड पे जाना है और कुछ छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी है और यू आर डन। वो क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो देखते हैं, ठीक है। DHCP रिले एजेंट क्या होता है कि आपके नेटवर्क के ऊपर जब भी आपने DHCP सर्वर से आईपी एड्रेस लेना होता है, ठीक है, तो आपका DHCP सर्वर जो सा है वो ब्रॉडकास्ट रिसीव करता है और अगर आपने बीच में राउटर लगाया तो वो ब्रॉडकास्ट रिसीव नहीं कर सकता और आपको आईपी एड्रेस नहीं मिलता। तो उसके लिए आप एज अ DHCP रिले एजेंट भी यूज़ कर सकते हो, वो भी यहीं से कन्फिगर होता है। तो वो अभी जो एरर मैसेज आया हुआ था वो मेरे से इसी बारे में पूछ रहा था कि अगर आपके बीच में कोई ब्रॉडकास्ट स्टॉपिंग डिवाइस है तो आपको एज अ DHCP रिले एजेंट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से क्विक रन थ्रू करा देता हूँ। ये आपके नेटवर्क इंटरफेसेस जो आपके पास थे, ठीक है, और आपने किस इंटरफेस पे ये कॉन्फ़िगर किया है। फिर उसके बाद ये आपके पास टाइप ऑफ डिफरेंट पोर्ट्स हैं कि
वर्जन 2 के VPN आप एक्सेस कर सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हो, SSTP यूज़ कर सकते हो, फिर पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल है। ठीक है, कि कौन कौन से VPNs आप यूज़ कर सकते हो, ये सारी आपके पास पोर्ट्स हैं। ठीक है, से अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, PPTP को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिखा रहा है कि अभी पोर्ट के ऊपर कोई कनेक्टेड नहीं है, इसलिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो रही। जब मैं कनेक्ट हो जाऊँगा तो वो मुझे दिखाएगा कि कौन से टाइप से मैं कनेक्ट हुआ हूँ। ठीक है, तो रिमोट एक्सेस क्लाइंट्स आपको दिखाएगा कि रिमोट एक्सेस क्लाइंट्स कहाँ से कितने रिमोट एक्सेस क्लाइंट कनेक्टेड है, कितनी देर से कनेक्टेड है, कौन सी पोर्ट पे कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद क्या कि आप अगर पोर्ट को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएं, ठीक है, अगर आप पोर्ट को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो ये आपके पास टाइप ऑफ डिफरेंट VPN प्रोटोकॉल जो हमारा राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज सपोर्ट करती है वो दिखा रहा है। और ये देखो आपको बता रहा है साथ टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितनी है, 128 पोर्ट्स की मैं इतने यूजर्स एक्सेस कर सकता हूँ। मैंने जब इसको कन्फिगर का बटन दबाया तो वो पूछ रहा है मैक्सिमम पोर्ट्स जो सी है 128 है। मगर आपको याद है मैंने 10 IP एड्रेसेस दिए हैं, तो यहाँ से आप ऊपर नीचे कर सकते हो वो चीज़ें। ठीक है, और जिस तरह मैंने बताया है SSTP जो सा है ये इनबाउंड कनेक्शन है। इनबाउंड से मुराद कि आप उसको रिसीव कर सकते हो, आप SSTP सर्वर SSTP को यूज़ करते बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो जबकि PPTP को यूज़ करते हुए आप कनेक्शन रिसीव भी कर सकते हो, आप डायल भी कर सकते हो। ठीक है, और डिमांड डायल कनेक्टिविटी क्या होती है कि जब आपके नेटवर्क के अंदर कोई भी कंप्यूटर किसी इंटरनेट पे जाने की कोशिश करता है, जिस तरह इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलता है तो आपको पता चल जाता है आपकी रिक्वायरमेंट है और वो डायल करता है और आपको नेटवर्क से कनेक्ट करा देता है। दीज आर ओल्ड कॉन्सेप्ट्स, तो उसके बारे में मैं इसलिए इतनी डिटेल्स में नहीं जा रहा। रिमोट एक्सेस जब हमने सर्वर पे कॉन्फ़िगर कर लिया, अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हम अपने इसी सर्वर से डायल कर लेंगे अपने आप के सर्वर को। अदरवाइज़ मुझे क्लाइंट मशीन पे जाना पड़ेगा, और मैं क्लाइंट मशीन पे इसलिए नहीं जाना चाहता कि उस क्लाइंट मशीन पे मैंने अगली लैब कॉन्फ़िगर की हुई है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे वो क्लाइंट एंड पे। आप समझेंगे, अब आप क्लाइंट एंड पे चले गए, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाएंगे आप, और नेटवर्क शेयरिंग सेंटर के अंदर सेटअप अ न्यू कनेक्शन और अ नेटवर्क। ओके, तो यहाँ पे जाके आप कहोगे कनेक्ट टू द वर्क प्लेस। ठीक है, और क्रिएट अ न्यू कनेक्शन, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, मगर आपको मैं न्यू कनेक्शन दिखाता हूँ। न्यू कनेक्शन में जाएंगे, यूज़ माई इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, आई विल सेट अप द इंटरनेट कनेक्शन लेटर ऑन, क्योंकि उसे कनेक्शन नहीं नज़र आ रहा। अब ये यहाँ से आपसे सर्वर का IP एड्रेस पूछेगा, आप यहाँ सर्वर का नेम दे सकते हो, सर्वर का IP एड्रेस दे सकते हो, IPv6 दे सकते हो। हमें पता है हमारे सर्वर का IP एड्रेस 192.168.1.1। ठीक है, कनेक्शन को नाम दे दें, यूज़र स्मार्ट कार्ड, हम स्मार्ट कार्ड नहीं यूज़ करें, वो EAP TLS के साथ होता है। अलाउ अदर यूजर्स टू यूज़ दिस कनेक्शन, पूछ रहा है कि भाई जो यूज़र कोई और अगर आपके सर्वर पे कनेक्ट होता है तो क्या वो यूज़ कर सकता है ये कनेक्शन। मैंने कहा नहीं, उससे नहीं मैं एक्सेस देना चाहता, मैं जालिम बादशाह हूँ। तो उसके बाद ये आपसे यूज़र नेम पूछेगा। ठीक है, मेरे पास एक यूज़र है सर्वर, ठीक है, और वो उसका पासवर्ड। ठीक है, तो मैंने जी उसका पासवर्ड भी दे दिया। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहते हैं कि पासवर्ड क्या है तो आप ये देख सकते हो, ये पासवर्ड है। ठीक है, रिमेंबर माई पासवर्ड आप बता सकते हो, और आप क्रिएट द कनेक्शन कर दोगे, वो आपका कनेक्शन दिखा देगा, बना देगा आपको। ठीक है, तो अब अगर आपने ये देखना हो कि आपके जो हैं वो कनेक्शंस बन गए हैं या नहीं, कि कनेक्शंस हैं कहाँ पे आपके, तो वो जनाब आपको ढूंढने पड़ेंगे, मुझे ख़ुद नहीं पता। एनीवे, तो एडेप्टर सेटिंग्स में, ठीक है, तो हमने ये कनेक्शन बनाया, मैंने एक कनेक्शन ऑलरेडी बनाया हुआ था और ये देखो डिसकनेक्टेड आ रहा है। जब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरे से पूछ रहा है यूज़र नेम। ठीक है, मैंने कहा मेरा यूज़र नेम है एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, और पासवर्ड है, ठीक है, और डोमेन पूछ रहा है आप दे दो urduit.com, उर्दू IT अकेडमी होना चाहिए वैसे तो। और वो कह रहा है कि कनेक्शन पासवर्ड कर लो सेव। ठीक है, अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं तो ये आपको वही चीज़ें आपको दोबारा दिखा रहा है, कितनी देर आप डिले करें ना करें, टाइप ऑफ VPN आप कौन कौन सी टाइप का VPN करना चाहते हैं। मैंने कहा वक्ती तौर पे इसको ऑटोमेटिक ही रहने दो। और फिर उसकी फर्दर सेटिंग्स हैं कि L2TP के साथ डिजिटल सर्टिफिकेट्स आई के साथ क्या करना है। नेटवर्किंग के अंदर वही TCP/IP के IP एड्रेसेस, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग का मतलब है कि अगर मेरे इस PC से मैं कनेक्ट करा रहा हूँ, अगर कोई मेरे पास रिक्वेस्ट लेके आए तो मैं उसको शेयर करा सकता हूँ या नहीं, एज अ प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, तो मैं कहता हूँ ओके और कनेक्ट कर दो, तो वो मेरा यूज़र नेम वेरीफाई करने चला गया, और यूज़र नेम वेरीफाई अगर हो गया तो वो मुझे कनेक्ट कर देगा। ठीक है, तो मगर उसने यूज़र नेम वेरीफाई करने के बाद मुझे कनेक्ट नहीं किया, क्यों? क्योंकि यूज़र नेम पासवर्ड वेरीफाई नहीं हुआ।
द कनेक्शन वाज प्रिवेंटेड बिकॉज ऑफ द पॉलिसी कन्फिगर्ड ऑन योर रेस एंड वीपीएन सर्वर, कि आपके रेस और वीपीएन सर्वर पे एक पॉलिसी कन्फिगर हुई हुई है जिसकी वजह से वो बेचारा हमें कनेक्ट नहीं कर सकता। क्या मसला है, क्यों नहीं कनेक्ट कर सकता? DSA.MSC अगर आपको अच्छी तरह याद है, डायरेक्टरी सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी, यूजर्स एंड कंप्यूटर, ठीक है, उसमें जाएंगे और हम देखेंगे कि क्यों नहीं करने दे रहा। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में आ गए, ठीक है। यहाँ अगर मैं यूजर्स में आऊँ और मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटर को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ का बटन दबाऊँ, ठीक है, और यहाँ पे डायल इन के टैब में जाऊँ तो यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस परमिशन में कंट्रोल थ्रू एनपीएस सर्वर, तो यहाँ पे अलाउ एक्सेस का बटन दबाना पड़ेगा। जब आप अलाउ एक्सेस कर दोगे तो वो कहेगा कि जो डायल इन से ये यूज़र आ रहा है तो इसको एक्सेस है, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं दोबारा अपने उसी वीपीएन रिक्वेस्ट पेज के ऊपर जाऊं तो वो देखो मैंने उसने खुद ब खुद ही कनेक्ट करना शुरू कर दिया और वो कनेक्ट कर दिया उसने। अब मेरा जो यूज़र है वो कनेक्ट हो गया। और अगर मैं अब यहाँ पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके आईपी कॉन्फ़िग करूँ, आईपी कॉन्फ़िग, तो देखिएगा कि उसने मुझे आईपी एड्रेस दे दिया, वही आईपी एड्रेस जो मैंने अपने पूल में अपने आप के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ था, ठीक है, 1.1.1.100। अगर मैं अब यहाँ पर अपनी पोर्ट्स में जाऊँ तो ये देखो मुझे दिखा रहा है कि कोई बंदा लॉगिन हुआ हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर के लॉगिन से 25 सेकंड हो चुके हैं और पोर्ट पे कनेक्ट हुआ हुआ है। नो नैप कैपेबल नेटवर्क, इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। और अगर आप यहाँ पे पोर्ट्स पे जाएँ तो ये देखें आपको एक एक्टिव पोर्ट नज़र आ रही है RS की, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंक प्रोटोकॉल से वो मुझे कनेक्ट किया हुआ उसने। और ये देखें ये आपको दिखा रहा है कि कितनी देर से कनेक्टेड है। अगर आप यहाँ पे डिस्कनेक्ट का बटन दबाए तो वो उसको डिस्कनेक्ट कर देगा, ठीक है, वो डिस्कनेक्ट हो गया, देखिए अब, ठीक है। तो दैट वाज रिमोट एक्सेस सर्विसेज जो कि हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और रिमोट एक्सेस सर्विसेज को दोबारा समराइज़ अगर मैं करूँ तो रिमोट एक्सेस सर्विसेज क्या थी कि रिमोट एक्सेस सर्विसेज एक ऐसी सर्विसेज थी जिसमें यूज़र रिमोटली बैठा हुआ होता है, हम उसे अपने सर्वर पे या अपने नेटवर्क में कनेक्ट कराते हैं यूजिंग अ वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्योंकि जब यूज़र इंटरनेट से आ रहा है हमारे पास तो वो हमें उसके लिए सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर एक ऑप्शन जो सा है इस कॉल्ड अ पॉलिसिंग, कि आप उसके अंदर फर्दर पॉलिसिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग ब्रेक करूँगा और हम इसको एज अ पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।